तो सर अब हम यही सवाल सॉल्व करते हैं एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। कि अब हमारा बिजनेस मॉडल क्या है सर, एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो सर सबसे पहले हम परचेज प्राइस निकालेंगे। हमारी परचेज प्राइस कैसे निकलेगी सर, कि सर हमने 5,000 शेयर खरीदे और एक शेयर हमने खरीदा 100 रुपीज़ का, ठीक है। तो हमारी परचेज प्राइस कितनी होगी सर, 5 लाख। तो सर अब हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या करना है, कैपिटलाइज, एक्सपेंस आउट नहीं करना, ठीक है। हमने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी का उसको पार्ट बनाना है, यानी इन्वेस्टमेंट इन शेयर का पार्ट बनाना है। तो सर हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इसके अंदर ऐड कर दिया और हमारी जो टोटल परचेज प्राइस आ गई वो आ गई 5,10,000। तो सिंपली सर अब हम क्या एंट्री करेंगे, जैसे हम पहले एंट्री करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट कर दी हमने 5,10,000 से, ठीक है सर। और कैश क्रेडिट कर दिया हमने 5,10,000 से। तो सर अब 30 जून आया, तो आपको याद हो या ना याद हो, मुझे याद है कि 30 जून पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, यानी अनाउंस हुआ था, और हमने अपने पास डिविडेंड की एंट्री कर ली है। कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट, सर 4 पे पर शेयर के हिसाब से हमें डिविडेंड इनकम मिलना है और 5,000 शेयर हमारे पास है। तो सर हमने कैश डेबिट किए 20,000 से और डिविडेंड इनकम क्रेडिट कर दी 20,000 से। और सर ये डिविडेंड इनकम कहाँ जाएगी सर, ये पीएनएल में ही जाएगी। तो बस आपके जो फेयर वैल्यू चेंजेस होते हैं ना सर, उसके लिए आपका बिजनेस मॉडल देखना होता है आपने। जितनी भी तरह की इनकम्स हैं सर, देखें आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें रियलाइज्ड इनकम जाती हैं, जो आपने कमा ली है, अर्न कर ली है सर, ठीक है। तो सर ये वो इनकम है जो हमें मिल गई, और डिविडेंड इनकम आपने अपनी प्रीवियस सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होगा कि वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही जाती हैं। तो सर ये नहीं आपने सोचना कि एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में हम डिविडेंड इनकम को भी ओसीआई में पार्क कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये एक रियलाइज्ड इनकम है जो आपने कमा ली है। और अनरियलाइज्ड इनकम सर, जो शेयर्स की प्राइसेस ऊपर नीचे जा रही हैं, क्या आपने वाकईतन शेयर बेच दिया, अभी नहीं बेचा सर, तो उसकी जो इनकम है उसके लिए मॉडल्स अवेलेबल हैं कि वो अनरियलाइज्ड इनकम जो है वो या तो हम पीएनएल के अंदर चार्ज करेंगे या तो हम ओसीआई के अंदर चार्ज करेंगे। इसीलिए आप जब रीवैल्यूएशन करते होते थे तो रीवैल्यूएशन का जो सरप्लस होता था आप उसको ओसीआई के अंदर चार्ज करते थे, ना कि पीएनएल के अंदर, क्योंकि वो अनरियलाइज्ड गेन होता था। तो सर अब हम आते हैं, अब हमारे पास आ गई 31 दिसंबर 2009 और हमारे शेयर्स की जो प्राइस है वो मार्केट में इस वक्त 108 पे है, यानी जो हमने शेयर्स परचेज किए हैं किसी और कंपनी के। तो सर आपने यहाँ छोटी सी एक ट्रिक याद रखनी है कि आपने एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में सबसे पहले कैरिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स निकाल लेनी है, कैरिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स। सर हम ये क्यों कर रहे हैं मैं अभी आपको बताता हूँ कि इस वक्त हमारे शेयर्स की कैरिंग अमाउंट कितनी है सर। इन्वेस्टमेंट इन शेयर एक बार डेबिट हुई थी सर 5,10,000 से, और उसके बाद कोई एंट्री नहीं हुई इन्वेस्टमेंट्स में। तो इस वक्त हमारा जो कैरिंग अमाउंट आ रही है शेयर्स की वो है 5,10,000। तो सर अगर हम फेयर वैल्यू निकालें, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स हम निकाल रहे हैं कि गेन कितना आया, तो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को कंपेयर करके हमने गेन निकालना है एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में। सर आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे कि मतलब आपने 100 पे रिकॉर्ड किए थे और 108 का इस वक्त हुआ हुआ है, तो आप 8 रुपये का डायरेक्ट शेयर के ऊपर गेन बुक कर लें। तो अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ ऐसे क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर जो है इस वक्त सर मार्केट में 108 रुपये का एक शेयर है, और हमारे पास कितने शेयर हैं सर, 5,000। तो ये टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी सर, 540। तो सर हमें गेन कितना आ गया, 30,000 का। सर हमें गेन आ गया 30,000 का, और हम अपने पास एंट्री क्या करेंगे सर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट 30,000 से, और कैश क्रेडिट, और सॉरी गेन क्रेडिट। और सर ये गेन कहाँ जाएगा, ओसीआई के अंदर, क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। सर हमने दोनों को कंपेयर करके क्यों नहीं निकाला, देखें अगर आप ऐसे करते कि आप करते कि हमने शेयर रिकॉर्ड किए थे 100 पे और इस वक्त शेयर की प्राइस है 108, तो आपका गेन कितना आ जाता, 8 पर शेयर, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि हमारे पास 5,000 शेयर्स हैं और आप उसको मल्टीप्लाई कर देते 8 से, तो आपका टोटल गेन जो होता है सर वो कितना हो जाता है, 40,000। तो आप अपने पास जो एंट्री करते हैं, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, आप एंट्री करते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट 40,000 से, ठीक है, और गेन क्रेडिट कर देते आप। तो सर अब आपके जो शेयर्स हैं ना वो ओवर वैल्यू हो गए। ओवर वैल्यू कैसे हो गए, मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखाता हूँ कि सर सबसे पहले आपके जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर है वो कितने पे डेबिट हुए थे, वो थे 5,10,000 पे डेबिट हुए थे, 5,10,000 पे।
सर जब वो 5,10,000 पे डेबिट हुए थे, उसके बाद आपने दोबारा से जो गलती की, आपने क्या किया कि 8 रुपये का पर शेयर के हिसाब से गेन बुक कर लिया, तो आपने 40,000 का गेन मजीद बुक कर लिया। तो टोटल टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी आपने अभी तक शो कर रहे हैं अपनी बुक्स में? 5,50,000। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ नंबर ऑफ शेयर्स पे तो मुझे पर शेयर की वैल्यू पता लग जाएगी। तो सर पर शेयर की वैल्यू आ रही है 110। हालांकि मार्केट में तो शेयर की जो प्राइस है वो कितनी है? 108। ठीक है, कितनी है? 108। तो इसका मतलब आपने 2 रुपये से ओवर वैल्यू किया हुआ है। जितने का मार्केट में शेयर चल रहा है, हमने उससे भी ज़्यादा 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से ज़्यादा बुक कर लिया। तो सर अगर आप ऐसे करेंगे, इस मेथड से करेंगे, ये आप मेथड एट फेयर वैल्यू थ्रू पी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई आपने कैरिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स को निकाल के फिर गेन एंड लॉस बुक करना है। तो सर अब हमने ऊपर जो किया है उसमें देख लेते हैं क्या हमारी शेयर की वैल्यू है वो सही आ रही है बिल्कुल। तो सर ये जो करेक्ट एंट्री थी हमारी, तो इसमें हमने 5,10,000 से अपने पास रिकॉर्ड किया था। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन शेयर को डेबिट किया था, एक बार डेबिट हुआ था। उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट इन शेयर की एंट्री हुई थी, मतलब इन्वेस्टमेंट इन शेयर इंक्रीज हुआ था? नहीं सर। हाँ, अब जाके हमने इन्वेस्टमेंट इन शेयर को डेबिट किया और एक गेन बुक किया, कितने का? 30,000 का। तो हमने फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर को डेबिट कर दिया, नहीं इंक्रीज कर दिया। अब तक इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यू पे आ गई सर? 540 पे। 5,40,000 पे। तो सर 5,40,000 आपके पास शेयर्स कितने सर? ये टोटल शेयर्स की वैल्यू, ये टोटल शेयर्स, तो पर शेयर वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो सर वो कितनी आएगी? 108। तो सर इतने पे ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इतने पे ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए, 108 पे। तो सर जब आप गेन बुक करते हैं तो आपके शेयर्स ऑटोमेटिकली उस वैल्यू पे चले जाते हैं जो इस वक्त मार्केट वैल्यू चल रही होती है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव भी कर लिया। तो सिंपली अब हम चलते हैं अगले साल, और अगले साल का हम फेयर वैल्यू गेन कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब आ गया हमारे पास 31 दिसंबर 2010। तो सर अब हम सबसे पहले देखेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स। सर कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है हमारी शेयर्स की? तो सर कैरिंग अमाउंट अभी हमने लास्ट जो शेयर्स को रिकॉर्ड किया वो कितने? 540 पे रिकॉर्ड कर दिए। 540 तक हमारे शेयर चले गए। ठीक है, 540 पे हमारे शेयर चले गए। और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स कि यानी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है शेयर्स की। तो सर मार्केट वैल्यू इस वक्त हम जाते हैं ऊपर और देखते हैं कि हमारे शेयर्स इस वक्त 111 पे हैं, 111 पर शेयर पे है। ठीक है, मार्केट वैल्यू तो 111 इंटू 5,000, तो मार्केट वैल्यू हमारे शेयर्स की आ जाएगी 555,000। ठीक है, तो सर कितने का गेन आ गया हमारे पास शेयर के ऊपर? सर ये हो गया 15,000 का गेन। तो सर इस गेन की एंट्री क्या करोगे आप? इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट और गेन ओसीआई के अंदर क्रेडिट। सर कितने से? 15,000 से। तो होप सो सर आपको समझ आ गया होगा एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई हमने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को कैसे डील करना है। ठीक है, बस आपको आना चाहिए कि आपने परचेज प्राइस कैसे निकालनी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ पीएनएल के थ्रू कैसे निकलेगी और ओसीआई के थ्रू कैसे निकलेगी, एक चार्ट भी आपके साथ मैं इसकी समरी शेयर कर दूंगा। तो परचेज प्राइस जो भी दी होगी सर वो आपने ले लेनी है। पीएनएल के अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो आपने बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, इस तरह क्रॉस लगा देंगे हम। ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने नहीं लेनी। कोई प्रीमियम आपने पे किया हुआ है सर, तो वो यहाँ आपने ऐड कर देना है। अगर आपको कोई डिस्काउंट मिला है शेयर के ऊपर, अगली कंपनी के शेयर मार्केट में पिटे हुए हैं इस वक्त, तो वो डिस्काउंट पे बेच रहे हैं लोगों को, तो अगर कोई डिस्काउंट मिला है तो सर वो आपने यहाँ से माइनस कर देना है। और सर ये आपकी आ जाएगी परचेज प्राइस ऑफ शेयर। और सर अगर ये ओसीआई मॉडल हो तो जो आप जितने का आप परचेज करके लेके आए हैं वो प्राइस, उसके अंदर ऐड कर देनी है आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एक्सपेंस आउट नहीं करना, कैपिटलाइज कर देना। इस केस में आप कैपिटलाइज करते हो, इस केस में आप एक्सपेंस आउट करते हो। फिर अगर आपने कोई प्रीमियम पे किया तो वो भी आप ऐड कर दोगे। और सर अगर आपको कोई डिस्काउंट मिला तो उसको आप क्या कर दोगे सर? माइनस। तो सर इसको माइनस करने के बाद आपके पास परचेज प्राइस आ जाएगी। ठीक है, उस परचेज प्राइस से आपने इन्वेस्टमेंट इन शेयर को डेबिट करना है। और कोई डिविडेंड इनकम आती है तो सर आपने डिविडेंड इनकम को रिकॉर्ड करना है अपने पास। और उसके बाद एट ईयर एंड आपने क्या करना है सर? फेयर वैल्यू चेंजेस को अकाउंट फॉर करना है। पीएनएल मॉडल के थ्रू जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे कर लेना। और आप दोनों के लिए ऐसा कर सकते हो कि आप कैरिंग अमाउंट ऑफ शेयर्स निकाल लो। ठीक है, और उसके बाद फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालो, उन दोनों को कंपेयर करके आप
गेन और लॉस निकाल लो, ठीक है? तो जो मेथड आपने एफईटी ओसीआई में यूज़ किया वही आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में भी यूज़ कर सकते हो। उससे दोनों के अंदर कंसिस्टेंसी आ जाएगी, आपको 2 मेथड याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो दोनों से आपका जवाब सेम आएगा। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।